नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। एलटीसीजी के आने के बाद इंश्योरेंस कंपनियां यूलिप के टैक्स फ्री होने की चर्चा कर रही हैं, उसको इसी तरह से प्रमोट कर रही हैं और लोगों को यूलिप में निवेश के लिए उत्साहित भी कर रही हैं। लोग इस तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं, लेकिन केवल टैक्स बचाने के मुद्दे पर ही निवेश करना क्या सही रहता है? क्या टैक्स बचाने के मुद्दे पर किसी निवेश के इंस्ट्रूमेंट को जज करना सही रहेगा? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फाइनेंशियल मॉल के सीईओ नीरज चौहान जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी आपका। शुक्रिया पल्लवी। तो जैसा कि हमने जिक्र किया, आजकल लोग जो हैं इस तरह से टैक्स बचाने के नाम पर जो है वो काफी ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो निवेश के किसी इंस्ट्रूमेंट को इस बात पर, इस बिना पर जज करना कितना सही रहता है कि इससे टैक्स बच रहा है? देखिए, पहला इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी कर रहा है तो उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, उसका गोल है, उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू उसके गोल्स पूरे होने चाहिए। टैक्स बेनिफिट्स जो हैं वो उसके एक एडिशनल फीचर रहते हैं। अब टैक्स बेनिफिट भी दो तरीके के हैं। एक टैक्स बेनिफिट वो है जो आपने निवेश किया और आपको आयकर में एक छूट मिला, वो एक टैक्स रिबेट है जिसको हम एटीसी, एटीडी या अलग अलग सेक्शंस में बांटते हैं। दूसरा जो हम टैक्स रिबेट नहीं, टैक्स फ्री रिटर्न्स की बात करते हैं, जिसके अंदर जो आपको वापस राशि मिलती है, ब्याज, चाहे वो किसी तरीके का ब्याज है या अप्रिसिएशन है, उसके ऊपर टैक्स ना लगे, उसको हम बोलते हैं टैक्स एफिशिएंसी, या आपके रिटर्न्स के ऊपर टैक्स ना लगना। तो ये दो तरीके हैं उसको देखने के लिए। इसमें पहले भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट टैक्स रिटर्न्स एंड द रियल रिटर्न्स। हम कोई भी जब निवेश करते हैं तो हम उसमें दो चीज़ें देखते हैं। पहला कि वो उस इन्फ्लेशन को ऊपर का रिटर्न आपको जनरेट करके दे, और दूसरा उसके ऊपर आपको ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। लेकिन कई बारी देखा ये गया है कि हम बहुत बारीकी से उसको नहीं देखते हैं, और एक जो एडवर्टाइज किया जाता है या जो एक प्रलोभन दिया जाता है उसमें हम घुसते चले जाते हैं, बजाय ये देखने के कि एक्चुअल में उनके लिए क्या सही है। क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट हर एक के लिए सही नहीं हो सकता। कोई आपके लिए सही है, कोई मेरे लिए सही है, या कोई किसी और के लिए सही है। तो एक इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है करना। बिल्कुल। तो जैसे कि दवा जो होती है वो हर एक बीमारी के हिसाब से अलग अलग होती है, ऐसे ही हर व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से उसके लिए निवेश का प्लान जो होता है वो भी बिल्कुल अलग अलग होता है। तो आप देखिए कि आखिरकार आपके लिए क्या सही है। अच्छा, हमारे बहुत से दर्शक, चूंकि आज हम यूलिप की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि यूलिप है क्या। तो जरा पहले समझाइए कि यूलिप क्या है, फिर उसके बाद उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, यूलिप को हम बोलते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। जैसे पहले जो बीमा कंपनियां प्रोडक्ट्स लॉन्च करती थी, वो हम कन्वेंशनल प्रोडक्ट होते थे जिसमें आपको बोनस मिलता था साल दर साल, और आखिर में जुड़ने के बाद जितना आपने पैसा दिया उसमें बोनस जोड़ के आपको दे दिया जाता था। उसके बाद एक नया कंसेप्ट आया जिसमें हमने कहा कि आप पैसे दीजिए और हम निवेश करेंगे। आपको डेट में रखना है, हम डेट में निवेश करेंगे, आपको इक्विटी में रखना है, इक्विटी में निवेश करेंगे, या इन दोनों के मिक्स में इन्वेस्ट करना है तो हम दोनों के मिक्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ। वो शिफ्ट ये हुआ कि पहले जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क था वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर था, लेकिन जो यूलिप का रिस्क है वो जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। तो अगर उस प्रोडक्ट ने अच्छा किया तो आपका रिस्क है, अगर उस प्रोडक्ट ने खराब किया तो आपका रिस्क है। तो इसलिए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, और इसके अंदर क्या है, दोनों चीज़ें मिक्स हैं। इसमें इंश्योरेंस भी मिक्स है और इसके अंदर आपका निवेश भी है। तो जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं और वो रिटर्न्स मार्केट रिलेटेड होती है तो हम उसको यूलिप बोलते हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से आपने समझ लिया कि आखिरकार यूलिप क्या होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड आपके लिए लेना ज्यादा बेहतर रहता है या यूलिप प्लान में निवेश किया जाए, ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ नीरज जी जुड़े हुए हैं, और इस पूरे मुद्दे पर अगर आपके मन में कुछ सवाल भी उठ रहे हैं तो आप हमसे सीधे ये सवाल पूछ सकते हैं फेसबुक और ट्विटर के जरिए, जहां पर ये शो लाइव है। वहां पर कॉमेंट सेक्शन में जाकर आप यूलिप और म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए तमाम सवाल पूछ सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा सवालों को अपने शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा नीरज जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जरा ये बताइए कि आखिरकार अगर हम टैक्स बचत की, जैसे हमने शुरुआत ही इसी के साथ की थी, अगर हम टैक्स बचत की ही खाली बात करते हैं तो दोनों में से किस में जो है वो टैक्स बचत ज्यादा रहती है? देखिए, दोनों में टैक्स बचत बराबर है। जो हम बात करते हैं, दोनों क्वालिफाई करते हैं सेक्शन 80C के लिए। जब आप यूलिप में निवेश करते हैं और उसके अंदर 80C का रिबेट लेते हैं तो वो आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक्ड है। लेकिन वही निवेश जब आप म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसमें भी 80C क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर आप उसमें निवेश करते हैं तो उसकी जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का है। लेकिन दूसरी बात एक और समझना यहाँ पे जरूरी है कि 80C के अंदर और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। आपका PPF उसके अंदर है, आपका GPF उसमें अवेलेबल है, आपका जो ट्यूशन फीस है वो भी उसमें अवेलेबल है। तो बहुत सारे सेक्शंस हैं। इसलिए बहुत सारे लोग, मैंने ये देखा है कि वो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए यूलिप में निवेश नहीं करते, उनको
अक्सर बेचा जाता है ये कह करके कि इसके ऊपर जो रिटर्न्स आएगी वो नॉन टैक्सेबल आएगी, जबकि म्यूचुअल फंड के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होगा जो 10% है 1 लाख से ऊपर की मात्रा के ऊपर। तो वहां इसको पिच किया जा रहा है आजकल इन्वेस्टर्स के साथ में। तो एटीसी का एक बेनिफिट दोनों में अवेलेबल है, इसलिए उसका कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है। जो फैक्टर है वो सिर्फ यही है कि आपका जो रिटर्न है वो कहाँ टैक्सेबल है और कहाँ नॉन टैक्सेबल है। बिल्कुल, तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा कि आखिरकार रिटर्न जो आपको मिल रहा है क्या वाकई जो है उसमें आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या केवल आप कुछ टैक्स को बचाने के लिए जो है वो निवेश कर रहे हैं। अच्छा, जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को की अगर तुलना की जाए तो वहां पर किस में ज्यादा फायदा रहता है? देखिए, हम पहले अगर टैक्सेशन को समझ लें, अगर आपने यूलिप में निवेश किया और 5 साल के बाद आपने वो राशि वापस ली तो उसके ऊपर जो भी रिटर्न्स हैं वो नॉन टैक्सेबल हैं, वो सेक्शन 80D को क्वालिफाई करता है। इसमें एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो आपका प्रीमियम है वो आपका सम एश्योर्ड से 20% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो ये रिटर्न भी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो टैक्सेशन की हम बात करते हैं, जब हम इक्विटी टैक्सेशन को अगर कंपेयर करें तो अगर आपका गेन 1 लाख रुपया से ज़्यादा है तो जो ज़्यादा अमाउंट है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा और वो 10% का टैक्स है। इसमें कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है। लेकिन अब एक इसको दूसरे तरीके से समझते हैं पल्लवी। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया निवेश किया और आपने 5 साल के बाद वो 2 लाख रुपया हो गया। अब रिटर्न जहां ज़्यादा आ रही है, मान लीजिए यूलिप ने आपको 10% का रिटर्न दिया और म्यूचुअल फंड ने आपको 12% का रिटर्न दिया, तो आपने 2% ज़्यादा कमाया। उस ज़्यादा के ऊपर आपने थोड़ा सा टैक्स फालतू दिया, लेकिन फिर भी आपकी रिटर्न्स म्यूचुअल फंड में ज़्यादा बनी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे खर्चे हैं जो नहीं है म्यूचुअल फंड्स के अंदर और यूलिप के अंदर है। तो नेट रिटर्न, जिसको हम एक कंसेप्ट यहाँ पे लेके आएंगे, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न वर्सेस इन्वेस्टर रिटर्न। इन्वेस्टमेंट की रिटर्न हो सकता है 10% हो, लेकिन इन्वेस्टर के हाथ में हो सकता है वो 7% ही आ रही हो, क्योंकि उसके अंदर खर्चे इतने ज़्यादा हैं। तो हमें वो भी एक अपने मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है जब हम निवेश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो निवेश करते हुए इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आखिरकार आपको सही फ़ायदा कहाँ पहुँच रहा है। लेकिन जब नीरज जी हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, तो आखिरकार फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो किस प्लान में ज़्यादा है, यूलिप में या फिर म्यूचुअल फंड्स में? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में तो हम सुनते हैं कि सिप्स को कभी भी बीच में हम रोक सकते हैं या सिप्स को पॉज भी कर सकते हैं, लेकिन यूलिप में क्या ऐसी सुविधाएं हैं हमारे पास? नहीं, यूलिप में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। अगर यूलिप के अंदर आपने कोई भी निवेश जारी किया तो कम से कम आपको 5 साल चलाना जरूरी है। अगर 5 साल से पहले आप कोई उसमें अपना प्रीमियम देना बंद करते हैं तो वो पैसा जो है आपका एक फंड में चला जाता है जो आपको सेविंग का ब्याज ही सिर्फ देता है। तो इसलिए अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं, उस म्यूचुअल फंड में ज़्यादा है। दूसरा, अगर हम देखें, मान लीजिए आज आपने एक निवेश किया यूलिप के अंदर, लेकिन वो 1 साल के बाद 2 साल के बाद आप देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसमें बने रहने के। दूसरी तरफ अगर म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रही है, पहले साल भी अच्छा रिटर्न नहीं बन रहा है, दूसरे साल भी अच्छा, फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्केट तो दोनों के लिए समान है, तो आपके पास चॉइस है, आप किसी और फंड मैनेजर के पास जा सकते हैं, वहाँ पर अपना निवेश कर सकते हैं। लेकिन यूलिप के अंदर आपके पास वो चॉइस नहीं है। एक बार ही आपने प्लान लिया तो 5 साल तो आपको उसके साथ रहना ही पड़ेगा। यानी कि अगर यूलिप में अगर हमारा रिटर्न जो है मन मुताबिक नहीं आ रहा है तो हमारे यहाँ पर जो होती है एक ज़बरदस्ती तरह की कहा जाए कि हमारे को जुड़ा रहना पड़ेगा उस प्लान के साथ। जी, क्योंकि उसके अंदर आपके पास एग्जिट की कोई चॉइस नहीं है 5 साल से पहले, तो आपको बने रहना पड़ेगा वहाँ। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा कि चाहे यूलिप में आपको रिटर्न मन मुताबिक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन 5 साल तक वहाँ पर बने रहना जो है वो आपकी मजबूरी हो जाएगी। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो सिप्स को आप पॉज कर सकते हैं, या अगर आपका कोई भी फंड जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो आप जब चाहे जो है उस फंड से निकल भी सकते हैं। वहाँ पर आपके साथ किसी तरह का कोई कंपल्शन नहीं रहेगा। तो इन बातों का खैर आपको खास ख्याल रखने की जरूरत है। अच्छा, बात करते हैं अगर पारदर्शिता की, चूंकि म्यूचुअल फंड्स की अगर जब बात की जाती है तो वहां पर फंड मैनेजर्स का जो होता है पता होता है कि कौन कौन आखिरकार फंड हाउस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यूलिप्स में अगर बात करें तो पारदर्शिता कितनी रहती है? देखिए, पारदर्शिता है, लेकिन जितनी पारदर्शिता आपके म्यूचुअल फंड के अंदर है उसके मुताबिक कंपैरिजन में यूलिप में कम है। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो डेली एनएवी डिस्क्लोज होती है, आप देख सकते हैं आपके फंड की परफॉर्मेंस कैसी है। उसके हर महीने आपका पोर्टफोलियो डिस्क्लोज होता है, आपकी फैक्ट शीट आती है, आप देख सकते हैं कि फंड मैनेजर ने कहाँ निवेश किया। उसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां आप अपनी स्कीम दूसरी स्कीम से कंपेयर कर सकते हैं कि वो स्कीम आपकी कैसी परफॉर्म कर रही है, विज़ाविज़ बेंचमार्क कैसा कर रहा है, या उस पर्टिकुलर सेक्टर में जो स्कीमें हैं उनके बीच में कैसे वो निवेश
का रिटर्न्स आ रहा है, लेकिन यूलिप में वो सब बड़े आराम से अवेलेबल नहीं है और आप नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, दोनों में के मुताबिक म्यूचुअल फंड की ट्रांसपेरेंसी एज कम्पेयर टू यूलिप कभी भी ज़्यादा है। और अगर हम बात करते हैं लिक्विडिटी की, ये म्यूचुअल फंड में से अगर हम कभी भी पैसा निकालना चाहते हैं तो वो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन यूलिप में कितनी बंदिशें रहती हैं? देखिए, यूलिप के अंदर आप 5 साल के बाद पैसा निकाल सकते हैं, आपके पास पार्शियल विड्रॉल भी अवेलेबल है और आपके पास सरेंडर की ऑप्शन भी अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड में आप कभी भी निकाल सकते हैं। आपने आज निवेश किया, 10 दिन के बाद आप कहें नहीं मुझे नहीं निवेश करना है, आप अपना पैसा ले सकते हैं। इसके पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। पहले पॉजिटिव ये है कि आपके पास एक लिक्विडिटी की ऑप्शन है, आप परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी है वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन हमने देखा ये है कि कोई एक डिसिप्लिन नहीं बनता है इन्वेस्टमेंट का और बहुत जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट्स टूटती हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि जब हम SIP करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लंबी अवधि तक नहीं चलती हैं, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी से इन्वेस्टर डर जाता है और वो पैसे निवेश को रोक देता है या पैसा निकाल के चला जाता है। और क्योंकि यूलिप के अंदर उसके पास चॉइस नहीं है, उसके पास वो बना ही रहना पड़ेगा, तो वो निवेश बच जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक डीमेरिट भी है और मेरिट भी है। इसके लिए एक फाइनेंशियल प्रूडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप फाइनेंशियल प्रूडेंट हैं और आप समझते हैं कि वॉलेटिलिटी इस बाजार का हिस्सा है और आप उसमें पैसा बनाना चाहते हैं, तो निसंदेह आपका पैसा म्यूचुअल फंड में ज़्यादा बनेगा। आपको डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है। यूलिप में आप ठीक इस तरीके से किया है कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया, आप नहीं जा सकते। लेकिन म्यूचुअल फंड में बाहर ताला खुला है, दरवाजा खुला है, आप कभी भी बाहर जाओ कभी भी अंदर आओ, तो अक्सर वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं हमें सोचना जरूरी है और वो एक कॉस्ट है। आप क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है इसीलिए यूलिप की एक कॉस्ट है। लेकिन अभी आपने जिक्र किया था पार्शियल विड्रॉल का, वो भी 5 साल के बाद है पल्लवी, 5 साल से पहले पार्शियल विड्रॉल अवेलेबल नहीं है। जी, तो यानी कि यूलिप के साथ जो है आपके लिए बंदिशें जो है वो बहुत ज्यादा जुड़ जाती है, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो वहां पर इस तरह की कोई बंदिश नहीं है। आपका अपना पैसा आप जब चाहे निकाल सकते हैं। जब हम चर्चा कर रहे हैं कि आपके लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना बेहतर रहता है या फिर यूलिप प्लान, और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं फाइनेंशियल मॉल के CEO नीरज चौहान जी। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपके सवालों को भी शामिल करेंगे, लेकिन एक बहुत दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब पहले नीरज जी आप दे दीजिए। जैसे KYC डॉक्यूमेंट्स के बाद जो है हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यूलिप प्लान्स की बात करते हैं तो उसमें भी क्या कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते हैं निवेश करने से पहले, या फिर चूंकि ये इंस्ट्रूमेंट है इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ, कोई मेडिकल टेस्ट या कुछ ऐसा होता है? हाँ, देखिए, यूलिप के अंदर जब आप निवेश करते हैं, जब आप प्रपोजल फॉर्म साइन करते हैं, तो उसी के साथ में आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी जाती है। उसमें आपका पैन, अगर आपका कवरेज कितना है उसके बेसिस के ऊपर आपका इनकम टैक्स के लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न, और साथ में आपका मेडिकल, अगर उसमें इंश्योरेंस क्योंकि रहती है तो आपका मेडिकल भी होता है। तो ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आप यूलिप में ज़रूर होती हैं। अगर मान लीजिए आपका सम एश्योर्ड उतना नहीं है या आपका एज ब्रैकेट उतना नहीं है, तो मेडिकल कई बार उसमें नहीं होता, सिर्फ ओरल अंडरराइटिंग पे प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। सो ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि कितना बड़ा प्रपोजल है और आप कितना निवेश उसमें कर रहे हैं और आपकी उम्र क्या है। बिल्कुल, तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड्स को चुनते हैं तो निवेश का जो रास्ता है वो काफी आसान है, लेकिन यूलिप के लिए, यूलिप में निवेश करने के लिए आपको थोड़े से इम्तिहान जो हैं वो ज्यादा देने पड़ सकते हैं, मेडिकल टेस्ट भी हो सकता है। खैर, हमारे दर्शक जो है वो लगातार सवाल भेज रहे हैं। नीरज जी, कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। सुशांत सानू का हमारे पास सवाल आया है ईमेल के जरिए। इनकी उम्र जो है 27 साल है। ये बताते हैं कि बजाज अलायंस यूलिप के 2 फंड्स में निवेश कर रहे हैं। 6-6 हजार रुपए का निवेश है, जिसमें एक्सेलरेटर मिड कैप फंड 2 है और प्योर स्टॉक फंड 2 है। अगले 15 साल के लिए इनका निवेश का नजरिया है और साथ ही एनपीएस में 5,000 रुपए का भी मासिक निवेश कर रहे हैं। तो जानना चाहते हैं कि बेहतर क्या है इनके लिए, एनपीएस या फिर यूलिप? देखिए पल्लवी, दोनों ही इंस्ट्रूमेंट अलग हैं। जो इनका बजाज का प्रोडक्ट है उसके अंदर इंश्योरेंस भी अवेलेबल है और एक इन्वेस्टमेंट भी अवेलेबल है, लेकिन जो एनपीएस है वो पेंशन स्कीम है। तो दोनों का पर्पस बिल्कुल अलग है, दोनों की निवेश का तरीका बिल्कुल अलग है और दोनों का लॉक इन बला अलग है। तो आप इसको दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक बात करते हैं सिर्फ निवेश की, तो निवेश के मद्देनज़र अगर हम बात करें तो हमने जैसा पहले भी कहा कि म्यूचुअल फंड थोड़ा सुपीरियर रिटर्न्स देते हैं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हैं। तो अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट का इनका ऑब्जेक्टिव है और इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ये म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। लेकिन अगर इनको इंश्योरेंस साथ में चाहिए और बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो अलग बात है, तो ये बने रह सकते हैं इसके। अदरवाइज म्यूचुअल फंड और टर्म इंश्योरेंस का कम्बिनेशन एक बेहतर कम्बिनेशन है, अगर हम सिर्फ रिटर्न्स और रिस्क कवरेज की पर्सपेक्टिव से बात करें। और ये मान के चलें कि डिसिप्लिन है, बीच में पैसा नहीं निकालेंगे।
तो सुशांत जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। यूलिप और एनपीएस का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड जो है वो जरूर बेहतर रहेंगे यूलिप के मुकाबले। खैर, एक और सवाल हमारे पास भी आया हुआ है रांची से नवीन कुमार का, इसे भी शामिल कर लेते हैं। ये बताते हैं कि ये 16,500 रुपए का मासिक निवेश कर रहे हैं। इनके पास एचडीएफसी के 2 फंड्स हैं, जिसमें एचडीएफसी इक्विटी फंड है जिसमें ये 5,500 का निवेश कर रहे हैं। साथ ही एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है जिसमें 2,500 रुपए का निवेश है। इसके अलावा ये यूटीआई यूलिप में भी निवेश कर रहे हैं जिसमें 8500 का ये निवेश कर रहे हैं। अगले 10 साल के लिए इस निवेश को जारी रखना चाहते हैं, तो जानना चाहते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव की जरूरत है या इसी पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़े। नहीं, इनका पोर्टफोलियो ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। यूटीआई यूलिप है वो एक बेसिकली हाइब्रिड डेट कैटेगरी का फंड है जिसमें थोड़ी सी इंश्योरेंस भी अवेलेबल है। मिड कैप कैटेगरी में इनके पास एचडीएफसी मिड कैप है और मल्टी कैप में इनके पास एचडीएफसी इक्विटी है। सिर्फ एक जो चेंज अगर ये करना चाहें तो कर सकते हैं कि एचडीएफसी का किसी एक फंड को रिप्लेस कर लें, क्योंकि एक ही फंड हाउस में इनका एक्सपोजर दोनों इक्विटी फंड्स का है। इसके अलावा और कुछ बदलाव की फिलहाल जरूरत नहीं दिखती है। जी बिल्कुल। तो नवीन जी, उम्मीद करते हैं कि नीरज जी की सलाह के साथ आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। और एक और सवाल हमारे पास राहुल आर्या का आया हुआ है इंदौर से। इनकी उम्र जो है 34 साल है और ये 16,000 रुपए का प्रतिमाह निवेश कर रहे हैं। 8 म्यूचुअल फंड्स में जो है इनका 10,000 रुपए का निवेश है और इसके अलावा पीपीएफ में ये 1,000 रुपए का महीने का निवेश कर रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ क्लिक टू यूलिप प्लान में भी 2,000 का निवेश है। बजाज अलायंस लाइफ गोल एश्योर में भी 3,000 का निवेश है और रिटायरमेंट के लिए इनका जो लक्ष्य है वो 2 करोड़ का है। इस निवेश को नीरज जी ये बताते हैं कि ये 20 से 25 साल के लिए जो है वो निवेश को जारी रख सकते हैं। और इसके अलावा इनके पास जो 8 फंड्स हैं उनकी सूची आपके पास है, तो अपने पोर्टफोलियो पर ही आपकी राय चाहते हैं। देखिए, इनके पोर्टफोलियो में 2-3 बदलाव की जरूरत है। एक तो जो इनके पास डीएसपी मिड कैप है उसको ये चेंज कर सकते हैं एचडीएफसी मिड कैप के साथ। दूसरा, जो इनके पास एडलवाइज का लार्ज कैप फंड है वो लार्ज एंड मिड कैप में मूव कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे ही आईसीआईसीआई का जो लार्ज कैप फंड है वो मल्टी एसेट फंड में मूव कर लें। तो ये करने से इनके पास सारी कैटेगरीज हो जाएंगी और एलोकेशन ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ जो इनके पास यूलिप है वो यूलिप में, जैसा मैंने पिछले एक दर्शक के साथ बात करी तो भी यही बात हुई कि आपका जो इंश्योरेंस कवरेज है उसको बढ़ाने के लिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है। उसके बिना आपका कवरेज जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रीमियम्स के मुताबिक जो आपका कवर है वो हमेशा कम रहेगा यूलिप में या कन्वेंशनल इंश्योरेंस प्लान में। तो अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो टर्म इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हैं ताकि आप एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड भी रहें, वो एक हो गया। प्लस इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास म्यूचुअल फंड है तो आपका निवेश भी वहाँ पे बेहतर हो गया। तो ये चेंजेस कुछ करेंगे तो पोर्टफोलियो ज़्यादा अच्छा रहेगा और जो इनकी राशि जो ये जुटाना चाह रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए वो भी आराम से जुटा पाएंगे। तो राहुल जी, थोड़े से पोर्टफोलियो में आपके बदलाव की जरूरत है। जैसा कि नीरज जी ने बताया, इन बदलावों के साथ आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे और पोर्टफोलियो में एक टर्म इंश्योरेंस प्लान भी जरूर शामिल करें। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, ब्रजेश कुमार जुड़े हैं पटना से। ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए। मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा था आपके पास। जी मैम, मेरा एज 39 ईयर्स है और 10 साल बाद मैं 25 लाख रुपए जुटाना चाहता हूँ मेरी बेटी की शादी के लिए। हेलो जी जी। तो मैम, मेरे पास एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी और एक फंड और है। जी बिल्कुल, आपके दिए हुए फंड्स की लिस्ट जो है वो भी हमारे पास है, जिसमें आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज भी शामिल है। मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड भी शामिल है। और जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि 10 साल में 25 लाख रुपए का लक्ष्य आप हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये नीरज जी आपको बताएंगे। नीरज जी, क्या सलाह देंगे आप इन्हें? देखिए ब्रजेश जी, आपका जो राशि आप जुटा रहे हैं उससे आपके 25 लाख रुपए तो बिल्कुल जुट जाएंगे। आपके पोर्टफोलियो को हम देखें तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी ठीक है। इसमें सिर्फ एक बदलाव की ज़रूरत है। जो आपके पास आदित्य बिरला का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है उसको आप चेंज करिए। अक्सर हम ये सलाह देते हैं कि आपको सेक्टरल फंड में एसआईपी नहीं करनी चाहिए। सेक्टरल फंड कोई भी होता है वो एक टैक्टिकल एलोकेशन होता है, थोड़ा सा आपको अल्फा जनरेट करने के लिए। एक गोल बेस्ड जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसा कि आप कर रहे हैं, अपनी बेटी की शादी के लिए आप पैसा जुटा रहे हैं, तो आप सेक्टर फंड्स अवॉइड करिए। उसकी जगह आप मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखिए और जो आप 2,000 रुपये की
ज़्यादा धनराशि जुटाना चाहते हैं महीने दर महीने एसआईपी के थ्रू, उसको आपके पास ऑलरेडी एक मिरर इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा लीजिए और उसको आप आदित्य बिरला को चेंज करके उसके मल्टी कैप फंड में चले जाइए। तो उम्मीद करते हैं कि ब्रजेश जी नीरज जी की सलाह के साथ जो आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे। और नीरज जी, अब फेसबुक के जरिए आए हुए 2-3 छोटे छोटे सवालों को फटाफट शामिल कर लेते हैं। हमारे पास एक सवाल आया हुआ है हितेश का, जो ये जानना चाहते हैं कि 3 साल का इनका निवेश का नजरिया है, तो ऐसे में कौन से डेट फंड को चुना जाए जो उनके लिए बेहतर रहेगा? देखिए, ऐसे में एक्रूअल फंड ये ले सकते हैं, या फिर एक कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं इक्विटी सेविंग फंड। अगर इनकी टैक्सेशन नहीं है तो ये एक्रूअल फंड ले लें, बेहतर है, और जोखिम भी नहीं अगर ये लेना चाहते हैं। लेकिन अगर ये इनकी टैक्सेशन थोड़ी ज़्यादा है और ये 20% 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो आज का जो नज़रिया है उस हिसाब से इक्विटी सेविंग फंड एक बेहतर विकल्प है इनके लिए। बिल्कुल। और वरुण मक्कर जो है वो ये जानना चाहते हैं कि एल&टी टैक्स एडवांटेज फंड में निवेश करना बेहतर रहेगा या नहीं? अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं और आप ईएलएसएस में निवेश करना चाहते हैं तो एल&टी एक अच्छा फंड है। इसके अलावा जो टैक्स सेविंग में कुछ अच्छे फंड है, आप फ्रैंकलिन का टैक्स शील्ड है वो अच्छा फंड है, या मिरई का टैक्स सेविंग फंड है, या मोतीलाल ओसवाल का लॉन्ग टर्म है, आप किसी में भी चूज कर सकते हैं। ये चारों फंड टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं और इनमें पैसा जो भी आप लगाएंगे वो 3 साल के लिए लॉक होगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो यूलिप बेहतर है या म्यूचुअल फंड, अपनी जरूरत के अनुसार जो है वो आपको निर्णय लेना होगा, लेकिन दोनों में से किन फंड्स में कितने क्या क्या बेहतर है या फिर क्या क्या मुश्किलें आपको आ सकती हैं, इस पर आज हमने चर्चा की। तो आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।